नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसे लेकर संसदीय समिति ने नाराजगी जाहिर की है। समिति ने दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी डायल को इसके लिए कड़ी फटकार भी लगाई है। समिति की बैठक में डायल की ओर से शामिल हुए अधिकारियों से कई सवाल पूछे गए। सदस्यों ने इन अधिकारियों से एयरपोर्ट अराइवल टर्मिनल पर गाड़ियों की एंट्री पर रोक और यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने के लिए उड़ान समय से 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की बाध्यता को लेकर सवाल पूछे। वहीं कंपनी की तरफ से समिति को बताया गया है कि अगले 1 महीने में दिल्ली एयरपोर्ट पर हालात सामान्य होने की उम्मीद है। डायल के अधिकारियों ने समिति के सामने दलील दी कि यात्रियों को 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने से जुड़ी एडवाइजरी एयरलाइंस कंपनियों ने जारी की है, न कि डायल ने। समिति के सदस्यों ने कंपनी की इस दलील के मद्देनजर अगली बैठक में एयरलाइंस कंपनियों को बुलाने का सुझाव दिया है। संसदीय समिति ने दिल्ली एयरपोर्ट आगमन पर लोगों की गाड़ी न जाने देने को लेकर भी डायल के अधिकारियों को फटकारा और पाबंदी तुरंत खत्म करने को कहा है। फिलहाल गाड़ियां मल्टी लेवल पार्किंग में ही रोक दी जाती हैं और टर्मिनल 3 पर आने वाले यात्रियों को पैदल ही सामान समेत मल्टी लेवल पार्किंग तक पैदल जाना होता है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि राजधानी के मोहल्ला क्लिनिकों में टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं और इनके लिए काम कर रहे डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये दावा करते हैं कि इन मोहल्ला क्लिनिकों पर लोगों के सैकड़ों टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अनेक मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं। कई जगहों पर लोगों को दवा और इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। सचदेवा ने यह दावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस घोषणा के बाद किया जिसमें मोहल्ला क्लिनिकों में 450 प्रकार के टेस्ट मुफ्त किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि अब मोहल्ला क्लिनिकों और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 450 टेस्ट मुफ्त होंगे, जबकि सच्चाई यह है कि मोहल्ला क्लिनिकों में जो 212 टेस्ट पहले से मुफ्त होने की बात कही जाती है वही 2 महीने से बंद पड़े हैं। मोहल्ला क्लिनिकों से टेस्ट के लिए जिन लैब्स को अनुबंधित किया गया था, पिछले 2 महीनों से उन लैब्स ने टेस्ट करने से मना कर दिया है। इसकी वजह यह है कि इन लैब्स का पिछला भुगतान ही नहीं किया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिकों में सफाई के लिए 2000 रुपए महीना, वाईफाई के बिल के लिए 700 रुपए महीना, पीने के पानी, स्टेशनरी और बाकी खर्चों के लिए 1000 रुपए महीना डॉक्टर अपनी जेब से खर्च करते हैं। सरकार बाद में इनका भुगतान करती है, लेकिन सच ये है कि डॉक्टरों को वेतन तो मिल ही नहीं रहा, ऊपर से ये खर्चा भी कर रहे हैं और पिछले 7 महीनों से उनके बिल अटके पड़े हैं। यूं तो इन दिनों दिल्ली वासियों को प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिली हुई है, लेकिन फिर भी इस मसले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से एक आदेश जारी करने में देरी पर नाराजगी जताई है। उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अहम आदेश अक्टूबर में मुख्य सचिव की ओर से जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया है। उनके मुताबिक उपराज्यपाल ने इसे घोर लापरवाही करार दिया है। दावा है कि दिल्ली सरकार की ओर से चूक इस वजह से हुई क्योंकि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने करीब 1 महीने तक इस तरह के आदेश जारी करने से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। आपको बता दें कि आज यानी 16 दिसंबर को भी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे दिल्ली का AQI 194 दर्ज किया गया, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। कल बुधवार इसी समय ये 197 दर्ज किया गया था। मथुरा रोड और ITO पर सबसे कम प्रदूषण दर्ज किया गया है। यहाँ AQI 110 और 119 दर्ज किया गया। वहीं द्वारका NSIT सबसे ज्यादा प्रदूषित दिखा, यहाँ का AQI 284 दर्ज किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के तापमान में अभी और गिरावट देखी जा सकती है। मौसम एक्सपर्ट का मानना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी होने से दिल्ली में 2 से 3 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच सकता है। मालूम हो कि दिल्ली में गुरुवार को चली हवाओं में नमी का स्तर 36 से 92% पाया गया है। गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं दिल्ली में सबसे अधिक ठंडी मुंगेशपुरी में पड़ी और वहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ऐसे में अब दिल्ली से सटे इलाकों में नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ठंड बढ़ सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आज 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रह सकता है।
दिल्ली में नई गाड़ी के खरीदारों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली में अब नई गाड़ी खरीदारों को रोड टैक्स पर भारी छूट मिलेगी। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अपने पुराने व्हीकल स्क्रैप कराएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग के दौरान सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट जारी करेगी। ग्राहक इस प्रमाण पत्र को दिखाकर नए गैर परिवहन वाहनों की खरीद पर अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक की छूट प्राप्त कर सकेंगे। पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट सरकार की ओर से रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर जारी करेंगे। दिल्ली सरकार ने 3 वाहन श्रेणियों में नए खरीदारों को यह रियायत देने का फैसला किया है। गैर परिवहन वाहनों के लिए रियायत ईंधन के प्रकार के आधार पर 8% से 25% तक होगी। 5 लाख रुपए तक के वाहनों की कीमत लागत स्लैब में पेट्रोल सीएनजी गाड़ियों के लिए मोटर वाहन कर में 25% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी, जबकि डीजल वाली गाड़ियों पर मोटर वाहन कर में 20% तक की अधिकतम छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार ने एक नई स्कूल कैब नीति तैयार की है, जो कुछ बदलावों के बाद निजी कारों को कमर्शियल वाहनों के रूप में रजिस्ट्रेशन करने और स्कूली बच्चों को लाने ले जाने की परमिशन देगी। सूत्रों के मुताबिक नई नीति के तहत परिवहन विभाग प्राइवेट कार मालिकों को अपने वाहनों की कमर्शियल श्रेणी में चलाने की अनुमति देने की योजना बना रही है। इसमें कई चीजें होंगी, जैसे स्पीड गवर्नर लगाना और बैग ले जाने के लिए रूफ स्टैंड लगाना। नीति को सभी विभागों की ओर से रिवाइज किए जाने के बाद जनता के सामने रखा जाएगा। अभी तक के नियम के मुताबिक अगर कोई स्कूली बच्चों के लिए कैब चलाना चाहता है तो उसे एक नया वाहन खरीदना होता है और इसे स्कूल कैब श्रेणी के तहत रजिस्टर कराना होता है। एक बार नई कैब नीति लागू हो जाने के बाद एक वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ सीएनजी ईंधन वाले निजी वाहन को कमर्शियली रजिस्टर किया जा सकता है और स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए परमिट हासिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि स्कूल कैब नीति 2007 में बनाई गई थी। 10 साल बाद इस श्रेणी में केवल नए वाहनों को पंजीकृत करने की शर्त रखी गई थी। दिल्ली में तेजाब हमले का शिकार हुई 17 साल की पीड़िता के परिवार ने कहा है कि लड़की की आंखों की रोशनी प्रभावित नहीं हुई है और डॉक्टरों के मुताबिक उसके चेहरे पर आए जलने के घाव भी समय के साथ भर जाएंगे। पश्चिम दिल्ली के उत्तर नगर में बुधवार सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली छात्रा पर मोटरसाइकिल सवार 2 नकाबपोश युवकों ने कथित तौर पर तेजाब फेंक दिया था। पीड़िता के करीबी रिश्तेदार ने कहा कि वो अब भी सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में है। पीड़िता के रिश्तेदार ने कहा कि अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि चेहरे पर आए जलने के घाव ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। उन्होंने कहा कि उसकी दृष्टि प्रभावित नहीं हुई है, वो देख पा रही है और बात कर रही है। उन्होंने कहा कि हमले में अरोड़ा की संलिप्तता के बारे में पता चलना उनके लिए चौंकाने वाला था। पुलिस के मुताबिक घटना के सिलसिले में मुख्य आरोपी सचिन अरोड़ा और उसके 2 दोस्तों हर्षित अग्रवाल और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा पर तेजाब हमले से दिल्ली के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है और प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में तेजाब की उपलब्धता पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। अपने पत्र में स्वाति मालीवाल ने निर्भया सामूहिक बलात्कार की 10वीं बरसी पर महिला सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संसदीय कार्य को स्थगित करने का आग्रह किया। स्वाति मालीवाल ने अपने पत्र में कहा कि आज निर्भया गैंगरेप केस को 10 साल पूरे हो रहे हैं। दुख की बात है कि आज तक कुछ नहीं बदला। उन्होंने पत्र में लिखा कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति को सदन की कार्रवाई स्थगित कर संसद में महिला सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में नागरिक उड़ानों पर यात्रा करते समय सिखों को कृपाण ले जाने की अनुमति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये याचिका हर्ष विबोर सिंघल ने दायर की है। मुख्य जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता वकील ने केंद्र सरकार की ओर से 4 मार्च 2022 की अधिसूचना को चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि सिख यात्रियों को भारत में सभी घरेलू मार्गों पर संचालित होने वाली कोई भी नागरिक उड़ान में 6 इंच से अधिक ब्लेड की लंबाई और 9 इंच से अधिक की कुल लंबाई वाली कृपाण ले जाने के लिए असाधारण नियामक मंजूरी है। पीठ ने कहा कि ये भारत सरकार की नीति है और हम इस तरह के नीतिगत निर्णय में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपका दिमाग सरकार का दिमाग नहीं हो सकता, इसलिए जब सरकार ने अपना दिमाग लगाया है और एक नीति लेकर आई है तो हमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 1382 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। यह दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर गुजर रहा है। इस एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच आवागमन सुविधाजनक हो जाएगा।
8 लेन के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की आधारशिला केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 मार्च 2019 को रखी थी। एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा हिस्सा गुजरात में 426 किलोमीटर में आता है, फिर राजस्थान में 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर और हरियाणा में 129 किलोमीटर हिस्सा आता है। एक और खास बात यह है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में एंट्री लेते समय टोल नहीं कटेगा। जब आप हाईवे छोड़ेंगे तो टोल का भुगतान आपको करना होगा। एक्सप्रेसवे पर जितना सफर करेंगे उतना ही टोल आपको देना होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला सेक्शन वडोदरा और अंकलेश्वर के बीच खुलने की उम्मीद है। दूसरा हिस्सा दिल्ली से दौसा के बीच खुलेगा। दिल्ली वाले छोर की बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा दिल्ली में डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होगा, फिर शाहीन बाग, ओखला, कालिंदी कुंज, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ से होकर गुजरेगा। इस हिस्से का निर्माण कार्य अभी पूरा होना बाकी है। दूसरा हिस्सा हरियाणा में सोना से खुलेगा, जहां पर एंट्री एग्जिट पॉइंट की सुविधा होगी। इस एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने पर दिल्ली से दौसा 2 घंटे में, जयपुर से मुंबई का सफर 10 घंटे में पूरा होगा। देश की पहली इलेक्ट्रिक लेन भी इसी एक्सप्रेसवे पर बनाई जानी है। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, जिसे भविष्य में जरूरत के हिसाब से 12 लेन का किया जा सकता है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।